मिशन डेमोक्रेसी के सांस्कृतिक संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बुंदेलखंड के एक ऐसे युवा शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, छात्र जीवन से ही, जिनके नाम के आगे संघर्ष, जिजीविषा, जिज्ञासा और समाज के प्रति कर गुजरने का कुछ जज्बा जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कुमारेंद्र सिंह सेंगर की, जो जनपद जालौन के उरई शहर से आते हैं, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र इतना विस्तृत है कि वहां पर विषय दीवारें अपना महत्व खो देती हैं। आप जितनी पारंगतता हिंदी में रखते हैं, आप उतने ही कुशल छात्र अर्थशास्त्र के हैं। इसके बाद भी आप चुनावी राजनीति के सक्षम विश्लेषणकर्ता हैं। आपके पास हुनर है समाज सेवा के उन सभी क्षेत्रों में दखलंदाजी करने की जिनसे राजनीति, समाज, अध्यात्म और धर्म, राष्ट्र प्रेरणा ले सकता है। आप युवाओं के बीच में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में शब्दों से कम उनके कार्यों और उनके इतिहास से ज्यादा महसूस किया जा सकता है। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, डॉक्टर साहब। नमस्कार। और आज जो मिशन डेमोक्रेसी और इप्टा की जो सांस्कृतिक वैचारिक यात्रा है, इसमें हमें अवसर देकर अपनी बात कहने का जो मौका मिला है, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, विचारों को सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम अपनी बात उनके सामने कह सकें। जी, दरअसल में कोरोना के इस संवादहीनता वाले काल में इप्टा का प्रयास है, मिशन डेमोक्रेसी का प्रयास है कि हम निराशा के उस वातावरण से निकलकर कम से कम संवाद की उस व्यवस्था को, उस कड़ी को एक दूसरे से बनाए रखें, जिससे एक ऊर्जा का प्रवाह सतत हमारे हृदयों में आत्मसात होता रहे। इसी कड़ी में हम आपके पास अपना संवाद लेकर आए हैं, और ये आपके पास संवाद लेकर आने का एक खास कारण है क्योंकि आप इस उरई में समाज सेवा को लगभग तब से अपनाए हुए हैं, तब से अपने जीवन में शामिल किए हुए हैं जब समाज सेवा कोई कैरियर नहीं था। वह एक छात्र जीवन से आपके जुड़ा हुआ एक जीवन शैली का पर्याय था। तो हम उन सारे विषयों पर, सारे बिंदुओं पर आपसे आपके अनुभव शेयर करेंगे। आप 90 के दशक से छात्र जीवन से ही समाज से भी जुड़े रहे, आप युवाओं से भी जुड़े रहे। आपकी जो प्रखर राष्ट्रवादिता है वह भी मीडिया के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से सभी तक पहुंचती रही है। यानी कि एक जनसंवाद का व्यापक प्लेटफॉर्म आपने इस्तेमाल किया है। तो इसके बरक्स आपके पास जो अनुभव हैं वो भी व्यापक ही हो गए। तो आज जब ये 21वीं सदी में समाज सेवा के अर्थ और क्षेत्र बदल से गए हैं, तकनीकी ने अपनी दस्तक न सिर्फ कैरियर में दे दी है, बल्कि वो लोगों की सोच पर भी हावी हो गई है। तकनीकी की इस सोच के हावी होने के बाद, मोबाइल क्रांति आने के बाद, युवाओं का जो दृष्टि है, युवाओं के जो पर्सपेक्टिव हैं वो बदले हैं। लेकिन आप अपनी पूरी इन 3 दशकों की यात्रा में समाज सेवा से जुड़े हुए, अपने शैक्षिक जगत से जुड़े हुए, युवाओं की समस्याओं से जुड़े हुए, जो भी आपके अनुभव हैं, आप बिना किसी हमारे अलग से स्पेसिफाई किए हुए आप अपने स्तर से उनको हमें बताने का प्रयास करें, प्लीज। पहली बात तो ये कि हम लोग वाली जो पीढ़ी है उसने एक 90 का दौर देखा जब नई आर्थिक नीति शुरू हुई थी, और एक 21वीं सदी का दौर वो देख रहे हैं जिस समय समूचे विश्व को एक ग्राम के रूप में मान के रखा जा रहा है, लेकिन जो एक गांव की सांस्कृतिक विरासत, ये जो परंपराएं होती थी, वो ध्वस्त दिख रही हैं। जब हम लोग अपनी बात करें, हम जैसे पढ़ाई का,
तो उस समय हम लोगों को कैरियर का सामने एक हवा नहीं दिखाया जाता था। ना हम लोगों के पास ये था कि हम लोग पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद हम लोग को नौकरी करनी है। पढ़ने साथ में सांस्कृतिक मूल, परंपराएं, आदर, सत्कार। आज आप देखिए बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं, समाचार पत्रों में विज्ञापन आते हैं कि डिग्री मिलने के पहले 5 अंकों में सैलरी पाएं। तो जो शिक्षा का एक व्यावसायीकरण है, इसने तमाम सारे जो क्षेत्र हैं उनमें सकारात्मक नकारात्मक दोनों बदलाव किए हैं। लेकिन जैसे होता है हम लोगों को कि हम लोगों को अच्छी चीज़ बहुत देर में दिखाई पड़ती है और हम लोग जो नेगेटिव थिंकिंग होती है, नकारात्मक सोच जो होती है, वो हावी हो जाती है। यही हाल समाज सेवा का हुआ है। जिस समय हमने काम शुरू किया तो काम शुरू करने के पीछे ये कारण नहीं था कि इसको आगे हमें कोई इसका आर्थिक लाभ लेना है। 95-96 की बात है, करीब अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान में ऐसे आंकड़े पढ़ने को मिले जहां लैंगिक असमानता बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। तो अपने जनपद जालौन में इस बारे में पता करा तो मालूम पड़ा यहाँ कन्या भ्रूण हत्या या उसके निवारण को लेकर कोई काम नहीं चल रहा है। इस क्षेत्र में काम करने का एक विचार किया लखनऊ की एक संस्था के साथ मिलकर, जिस समय हम लोगों को किसी प्रकार की कोई फंडिंग नहीं होती थी। और हमारे भी तब 90 वाले जो लोग जानते होंगे कि जेब खर्च कितने कम होते थे। उस दौरान अपने दोस्तों की सहायता से, अपने जो हमारे घर के परिवार के लोग थे, प्रशासन ने भी कुछ मदद की, उस काम को शुरू किया। बाद में धीमे धीमे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से बड़े बड़े फिल्मी कलाकार भी, उद्योगपति, राजनीतिक जो मंच के लोग हैं वो भी आ गए उसमें, और भी तमाम सारे जो एनजीओ हैं। फिर बाद में देखने को मिला जैसे जैसे इसका अनुभव आता रहा कि कैसे एनजीओ काम कर रहे हैं। बहरहाल वो एक दूसरी बात है, अच्छे काम भी हो रहे हैं। यही हाल अध्ययन का रहा, युवाओं का रहा कि शुरुआती दौर में युवा जो काम करते थे वो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक मोटे मन का था समाज सेवा का, वास्तव में देश के लिए कुछ करने का। एक फिर जो मंडलीकरण की, वैश्वीकरण की एक जो प्रक्रिया चली, जिसने ये दिखाया कि 1 मिनट में आप यहाँ से अमेरिका को देख लीजिए, 1 मिनट में इंग्लैंड की आप व्यवस्था देख लीजिए, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कोरिया और भी तमाम जो हमारे पश्चिमी देश हैं। तो ऐसा लगा जैसे उस लहर ने आके यहाँ की एक भंवर पैदा कर दी, जिसके अंदर हम सारे लोग घूम के उसमें मिल गए। और कहना चाहिए बहुत से लोग हैं जो इसके पैरोकार, उनको शायद खराब लगेगा कि वो एक खिचड़ी बन गई इस सब की, और खिचड़ी बनने में जो उसका मूल स्वाद था वो खत्म हो गया। और उस भंवर में, उस संस्कृति की, परंपराओं की खिचड़ी में जो सबसे ज़्यादा फंसा वो युवा फंसा हमारा। और जैसे हम सब लोग देखते हैं कि अब यूथ को, चाहे वो लड़का लड़की हो, इसको मैं अलग एम्फेसाइज नहीं करेंगे, सारे यूथ को एक बाजार का प्रोडक्ट बना के बाजार में खड़ा कर दिया गया। आप किसी प्रोडक्ट को लिख लीजिए, आप उसमें लड़का लड़की दोनों को ऐसे हम लोग सामने देखते हैं। यदि वो पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट है, यदि उसका उपयोग नहीं करेगा तो जैसे उनका जन्म लेने में बेकार हो गया, इस पीढ़ी का होना बेकार हो गया। वो पर्टिकुलर उस कोर्स को नहीं करेगा तो उसका काम पढ़ना लिखना बेकार हो गया। उन दोनों लोगों के आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है तो उनका जीवन बेकार हो गया। परंपराओं के नाम पर अकेले रहना अब ये बड़ी बात माने जाने लगी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, प्रयास रहते हैं हम सब लोगों के मिलके। तो चूँकि इधर अध्यापन के क्षेत्र में है, हर साल एक नया स्टफ देखने को मिलता है, जो इंटर करके बीए में आता है, बीए करके एमए में आता है। तो नई नई सोच वाले लोगों से भी मुलाकात हो रही है और दिख रहा है कि बहुत अच्छे के बीच में बहुत खराब हो रहा है और बहुत खराब के बीच में बहुत अच्छा भी हो रहा है। समय है। समाज सेवा के साथ जन जागरूकता डॉक्टर कुमारेंद्र सिंह सेंगर के नाम के साथ जुड़ी रहती है। इस जन जागरूकता के अभियान में आपने
90 के दशक में ही कन्या भ्रूण हत्या निवारण इसका बीड़ा उठाया और इसको पूरे बुंदेलखंड में अंजाम दिया विभिन्न वर्कशॉप्स के द्वारा और पीएनडीटी एक्ट की जानकारी लोगों को देकर। बहुत सारे क्लिनिक्स पर आपने अल्ट्रासाउंड मशीनों को चेक करवाया, बहुत सारी प्रशासनिक और उन सारी गतिविधियों को आपने अंजाम दिया। इसके बाद 2005 में आपने सूचना के अधिकार का बीड़ा उठाया और उसके माध्यम से भी आपने बहुत ही विशद क्षेत्र को कवर किया। तो ये जो आपके 2 दशकों के ऊपर के जागरूकता के अनुभव हैं, जनसंवाद के अनुभव हैं, इनके बीच में आपको क्या क्या चुनौतियां आई, आपने कैसा महसूस किया और इनसे सीख लेकर आप आगे आने वाले सामाजिक संगठनों को या समाज सेवा में कार्य करने के लिए रुचि रखने वाले युवाओं को क्या संदेश देंगे? देखिए, दोनों विषय ऐसे हैं जिनमें कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र का सामना करना पड़ता है, जो भी इसमें जुड़ा होता है। जब 96-97 में कन्या भ्रूण हत्या निवारण का काम शुरू करा तो धीमे धीमे इस एक्ट की जानकारी हुई, लोगों में जागरूकता का काम फैलाना शुरू किया। लोगों में कम जागरूकता थी अल्ट्रासाउंड को लेकर, उससे संबंधित जो कानून थे। समस्या ये आ रही थी कि जो तंत्र उसमें इन्वॉल्व था वो कहीं ना कहीं उसको पीछे, चाहे के लिए खुले रूप में चाहे के लिए दबे रूप में, प्रशासन के कुछ हिस्से का समर्थन भी प्राप्त होता था जो हम लोग एनजीओ से जुड़े हुए थे। एक घटना जैसे आपको बताएं, कालपी में एक विज्ञापन लगा हुआ था जिसमें साफ साफ लिखा था इस क्लिनिक पे अल्ट्रासाउंड सोमवार और बुधवार को होता है। उसका हमने चित्र खींच के यहाँ प्रशासन को दिखाया। तो जो कमेटी थी उनके संबंधित सदस्यों का ये कहना था कि आप पहले उसको पकड़िए और फिर हम उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर देंगे। एक ऐसा ही मालूम पड़ता था, कालपी क्षेत्र में एक मोबाइल वैन आती है जो मोबाइल अल्ट्रासाउंड मशीन लेकर, उसके लिए भी तो हम लोगों ने अपने स्थानीय जो परिचित में थे उनको लेकर फिर इस तरीके से ट्रेस किया उनको। लेकिन उसमें समस्या ये आती थी कि प्रभावशाली लोग होते हैं इस तरीके से जो काम करते हैं जी, क्योंकि गैर कानूनी काम है। तो ऐसे लोगों के रसूख बड़े होते हैं। दूसरे, हम लोग एनजीओ वाले हैं, हम लोग डॉक्टर हैं नहीं, हमारे पास कोई इस तरह लाइसेंस है कि हमको इनको पकड़ने का अधिकार है। यदि वो आज हम लोगों के खिलाफ मारपीट के आरोप लगा के एफआईआर दर्ज करवा देता है तो ऐसे हम लोगों के साथ दिक्कत होती है। लगभग यही हाल सूचना का अधिकार में है, क्योंकि जब 2005 में आया उसके पहले तो सूचनाएं इसलिए दबा ली जाती थी कि साहब ये शासकीय गोपनीयता अधिनियम बना हुआ, उसको लेके दी नहीं जा सकती। जब इससे लोगों की पहले इसको सोचा गया कि लोग राशन कार्ड या बिजली की बिल की जानकारी लेंगे तो चालू कर दिया गया। जब बाद में इसमें घोटाले पकड़े जाने लगे, बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े और जो अधिकारी थे, तो एक उसके ऊपर ये स्थानीय स्तर पर दबाव भी डाला जाने लगता था। राजनीतिक लोग शामिल होने लगते थे। बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई जो लोग सूचना के अधिकार से जुड़े हुए कार्यकर्ता रहे, उनकी हत्याएं तक हुई हैं इसमें, ये किसी से छिपा नहीं है। एक मामला ऐसा हमारे साथ भी हुआ, स्थानीय प्रशासन का मामला था, उसमें यहाँ दबाव बनाया गया। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने एक सूचना का अधिकार एक फोरम बनाया हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर जी, जिसमें लगभग 12-13 प्रदेशों के लोगों को जोड़ा गया। जैसे होता हर अच्छे काम के संग बुराई शामिल हो जाती है। जी बिल्कुल। सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कई लोगों ने फिर ब्लैकमेलिंग के लिए करना शुरू कर दिया। हालांकि अच्छी बात यह है कि अभी भी ज्यादातर लोग इसका सकारात्मक उपयोग कर रहे हैं। एनजीओ तो चूंकि एक बड़ा एक संगठित प्लेटफॉर्म होता है, यदि सारे लोग एनजीओ वाले आपस में एकता बना के चलें और थोड़ा सा अपने व्यवसायिक या लाभ को या हितों को छोड़ दें, ठीक बात, तो ऐसा नहीं कि राजनीतिक लोग या प्रशासनिक के लोग या बाकी लोगों के ऊपर दबाव बना सकें, ये संभव नहीं है। जो लोग अकेले काम कर रहे हैं उनसे जरूर हम ये कहना चाहेंगे कि अपनी सुरक्षा को प्राथमिक दृष्टि बना के रखें। जो एक लड़का जो BA MA करके निकलता है, इसमें समाज बदलने की एकदम आग होती है, ठीक बात, उसको ये लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं इससे हम एक समाज हम इसी दौरान बदल देंगे। वो अपनी जान की परवाह नहीं करता है, अपने परिवार की परवाह नहीं करता है, अपने आर्थिक हितों की परवाह नहीं करता है। तो एक काम वो ये करे कि समाज सेवा काम करे, क्योंकि समाज हमारे लिए है, हम समाज के लिए हैं। लेकिन वो अपने कैरियर को, अपने भविष्य को भी सुरक्षित रखे, क्योंकि वो काम कर रहा समाज के लिए, लेकिन उसके ऊपर उसका परिवार निर्भर होता है। यदि कल के दिन उसका कोई अनहोनी हो जाती है
तो उसका परिवार फिर उसको पूछने वाला कोई नहीं होता। ऐसे कई सारी घटनाएं हम लोगों के साथ में हुई हैं, जो बांदा क्षेत्र में जो पहाड़ या भू माफिया जो काम कर रहे हैं, इनके लोग जो है हमारे मित्रों से कई बार कैजुअलिटीज हुई हैं। तो ऐसे एनजीओ जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लाभ के संग में यदि वो अपने इन वर्कर्स का जो कार्यकर्ता है उनके हितों की, उनकी जान की सुरक्षा भी करे रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हर कोई स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली हो या हर एक को स्थानीय स्तर पर मदद मिलती रहे। तो कई बार वो बेचारे नई हमला में उनकी जान जाती तो घायल हो जाते हैं, या लंबे समय के लिए वो पीड़ित हो गए या हतोत्साहित हो गए। दूसरा ये कहना चाहेंगे, जैसे एनएसएस की यूनिट्स, एनसीसी यूनिट्स काम करती हैं, इनमें एक राष्ट्रीय प्रेम, समाज सेवा का एक भाव जागृत किया जाता है। तो सारे हम उसमें भी कहते हैं, आज भी हम आप लोगों के माध्यम से जो हमारा यूथ वर्ग है, कम से कम जो युवा है 20, 22, 23, 24 साल का, कि समाज सेवा के काम को आप ये ना मान के चलें कि आप उसमें एक दिन में कोई परिवर्तन ला देंगे समाज में। आप गरीबी हटाने काम ले लीजिए, आप साक्षरता काम ले लीजिए, वर्षों लगे हैं सरकारी तंत्रों को, गैर सरकारी तंत्रों को काम करने में। हमारा एक बड़ा छोटा निवेदन है कि आप अपने मोहल्ले को आप यूनिट मान के चलें और उसमें आप परिवर्तन की बात करें। हम लोग होता क्या था, जोश में पूरे शहर को, पूरे जिले को हम लोग उसमें परिवर्तन देखना चाहते हैं, उसमें बदलाव करना चाहते हैं। ठीक है। और 1-2 महीने में हमको जब कोई परिणाम नहीं मिलते तो हम हतोत्साहित हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है। और घर वाले यहाँ से दवा बना रहे होते हैं कैरियर को लेके, नौकरी को लेके। समाज के लोग कहते हैं कुछ कर नहीं रहा इसलिए समाज सेवा में आ गया है। पास पड़ोस के लोग उसको कहते हैं इनके पास कुछ काम नहीं है, सुबह शाम से ये काम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल व्यवहारिक बातें हैं। तो यूथ अपने आप को उस परिवार में, आप अपने घर का एक पानी बह रहा है, आप उसको नल बंद कर देते हैं, ये भी समाज सेवा है। आपके कमरे में 4 कमरे में 3 में बेकार में लाइट चल रही है, आप उनको बंद कराइए, ये भी समाज सेवा है। समाज सेवा मतलब नहीं है कि हम पूरे मोहल्ले भर के हमने नालियां सड़कें साफ कर दी, 100 गरीब बच्चों को हमने पढ़ा दिया, कपड़े बांट दिए, आटा बांट दिया, खाने पैकेट बांट दिए, तो यही समाज सेवा है। यदि आप किसी गरीब बच्चे को आप सवेरे एक दिन में खाना खिला दे रहे हैं, ये भी समाज सेवा है। आपने घर में अपने बड़े जो बूढ़े हैं उनकी सेवा कर ले रहे हैं, उनके काम में मदद कर दे रहे हैं, ये भी समाज सेवा है। आपकी बूढ़ी माता जी हैं, भाई हैं, कुछ भी है, छत पे झाड़ू लगा रहे हैं, आप एक दिन हफ्ते में आप वहाँ लगा दी, ये भी समाज सेवा है। और निसंदेह अर्थ इस समय बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है, क्योंकि ये 10-12 साल जहाँ निकल जाते हैं, फिर कैरियर की संभावनाएं जब खत्म हो जाती हैं तो वो ऐसे बच्चे पर हतोत्साहित हो जाते हैं और ये कहीं ना कहीं फिर अपराध में, नशे में फिर इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होने लगता है। ये भी समाज के लिए बड़ी गलत चीज़ है। तो ऐसे यूथ, तो समाज में जैसे हम जो ऐसे लोग जो हैं कि एक 45 प्लस में जो लोग आ चुके हैं, जिनके पास अनुभव है, वो ऐसे बच्चों को भी सही दिशा देने का काम करें, उनको भटकने ना दें। समाज सेवा का जो वास्तविक स्वरूप है उसको समझाएं, क्योंकि इधर अब तो समाज सेवा बड़ी बड़ी गाड़ियों और बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े बैनर, इनको लेकर दिखाई देने लगा है। तो समाज सेवा का वास्तविक रूप ये नहीं है, ये तो चकाचौंध है। जिनके पास पैसा है, जिनके पास संसाधन है, जिनके पास रसूख है, जिनके पास पॉलिटिकल अप्रोच है, वो लोग इनको अपने उसमें कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो लोग समाज सेवा कर रहे हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि समाज सेवा विशुद्ध रूप से सिर्फ सेवा है, इसमें किसी प्रकार की आर्थिक आय की या कहें आर्थिक कोई मदद उनको मिल जाएगी वो नहीं होगी। नाम होता है लेकिन उसमें बहुत समय लग जाता है। निवेदन है युवाओं से कि समाज सेवा करें, लेकिन साथ में अपने को सुरक्षित रखते, अपने कैरियर को मजबूत करते चलें। इसके साथ में ये काम करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा और वो सकारात्मक ऊर्जा के संग में, सकारात्मक सोच के साथ अपने काम कर सके। आप विभिन्न सामाजिक संगठनों से भी जुड़े रहते हैं। अखिल भारतीय जननाट्य संघ इप्टा, इससे भी आपका गहरा आत्मीय लगाव रहा है और आपने इसके प्रादेशिक सम्मेलनों की सोवेनियर भी एडिट की है, संपादित की है। यानी कि विचारधारात्मक रूप से आपके भीतर जिस खूबी को उरई के जनमानस ने महसूस किया है वो ये है कि विचारधारा के रूप में भले ही आप सहमत या असहमत हों, लेकिन जहां मानवता को केंद्र में रखने की बात होती है, जहां जन संवाद के केंद्रीय भूमिका की बात होती है, वहां डॉक्टर कुमारेंद्र सिंह सेंगर पहली कड़ी में उपस्थित पाए जाते हैं। इन सब के बीच में आप इप्टा का मूल्यांकन अपने साथ, अपने जीवन में, अपने दौर में किस प्रकार करेंगे, हम आपसे ये जानना चाहते हैं।
देखिए, इप्टा को हमने सबसे पहली बार जब जाना तो एक ऐसी सांस्कृतिक इकाई के रूप में जाना था जिससे प्रेमचंद जी जुड़े हुए थे। क्योंकि हिंदी के विद्यार्थी तो हम बहुत बाद में आके बने, आधार विज्ञान का रहा, बाद में फिर हम हिंदी से जुड़ गए, लेकिन हिंदी साहित्य से संबंध बहुत पुराना पारिवारिक रहा है। और इप्टा से भी यही कह लीजिए, इप्टा से भी एक संबंध पारिवारिक है। इप्टा की विचारधारा ये एक अलग विषय है। ये 2012 का जो प्रादेशिक सम्मेलन यहाँ उरई में हुआ था तो हमें खुद आश्चर्य लगा था कि हम जिस विचारधारा के बड़े खुल के पैरोकारी करते हैं, तो जब राकेश जी यहाँ आए हुए थे तो उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपके बारे में सब पता कर लिया है, हमारी सोवेनियर का संपादन आप ही करेंगे। और अच्छाइयाँ बुराई सब में होती हैं, लेकिन हमें सबसे अच्छा ये लगा था कि जो जनपद जालौन की इकाई थी, जो प्रदेश की इकाई थी, उनके कई सारे मेंबर्स यहाँ आए हुए थे, संपादन करने की पूरी छूट, और इसी सब पे संपादन करना भी हमने काम ये लिया था कि उन्होंने पूरी तरह से हमको छूट दे रखी। आप जहाँ एडिटिंग करेंगे, जहाँ आपको कट पेस्ट जैसा भी करना है, जो कटिंग, हमको इस रूप में ये सोवेनियर चाहिए है। और हमको तो ये लग रहा था पता नहीं छपने के बाद आगे उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, लेकिन हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। खुद राकेश जी का ये कहना था कि अभी तक इतनी अच्छी सोवेनियर हम लोगों के बीच में कहीं आई नहीं है। तो ये तो एक चूंकि काम था एडिटिंग का या उससे जुड़े हैं। उरई में हमारा जो यहाँ जनपद जालौन की यूनिट है उससे लगभग 95-96 में हमारा पहला परिचय हुआ है राष्ट्रीय एक सम्मेलन के द्वारा ही। धीमे धीमे चूँकि रंगमंच में रुचि थी, जब कॉलेज टाइम में थे तो कुछ नाटक डायरेक्ट किए थे, कुछ में प्ले किया था। यहाँ आए फिर हमने तो चूँकि 2-3 जो भी यहाँ संस्थाएं थी जो काम कर रही थी उनके सबसे जुड़ाव हुआ। इप्टा को भी हमने पास से देखा। बात रंगमंच की सांस्कृतिक विचारों की है जी। हमको लगता है कि जो इप्टा है, मूल जो उसकी विचारधारा है वो कहीं ना कहीं वो जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उनकी बात को सामने रखने का काम करती है। उनके आप चाहे नुक्कड़ नाटक देखिए, चाहे नाटक देखिए, लेकिन इसमें जो हमारा अपना पिछले 95 से भी आप उसको जोड़ ली तो लगभग 26-27 साल का अनुभव इप्टा के साथ में यहाँ है। पूरी इप्टा के लिए नहीं जो राष्ट्रव्यापी या प्रदेश में है, लेकिन चूंकि जालौन इप्टा से इसलिए जुड़ाव भी है क्योंकि हम भी जालौन के हैं, इप्टा के लोग भी हमारे जालौन के हैं, हम इप्टा के, इप्टा वाले हमारे हैं। तो एक सुझाव देना चाहेंगे, चूंकि इप्टा जो है वो सांस्कृतिक मंच है, इसको अपने आप को उनको राजनीतिक मंच से दूर रखना चाहिए। क्योंकि हम यदि काम किसी भी वर्ग के लिए कर रहे हैं तो हम ये मान के नहीं चलेंगे कि वो किस राजनीतिक दल का है, किस जाति का, किस धर्म का है। हमारा जुड़ना जब इप्टा से हुआ था ये सोच के ही नहीं हुआ था कि हम इप्टा से जुड़ रहे हैं तो किस राजनीतिक मंच की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। पिछले जब सम्मेलन में काम किया 3 दिन वहाँ, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके थे, उन्होंने बड़ी इसकी तारीफ की कि आप इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं और आप हमारे लिए वीडियो का काम, एडिटिंग का काम, फोटो काम कर रहे हैं। वही इप्टा से हमारा कहना है कि आप नुक्कड़ नाटक करते हैं, गरीबी जो समस्याएं हैं व्यक्ति की, समाज की, उनको उठाने काम करते हैं। तो जो इस तरफ के लोग हैं, नाटक अकेले उनके लिए नहीं है, रंगमंच अकेले उनके लिए नहीं है। जो इस तरफ के लोग भी हैं, रंगमंच उनके लिए भी है, नाटक उनके लिए भी है, भुखमरी इनके लिए भी है, भूख इनके लिए भी है, दहेज की समस्या इनके लिए भी है, बेटियों के शोषण की समस्या इनके लिए भी है। लेकिन फिर वो अपने आप को इसलिए दूर करने लगते हैं कि इसका राजनीतिक जो विचारधारा है वो इससे मेल नहीं खा रही। तो यहाँ जनपद जालौन की जो इप्टा है, काम अच्छे करने की, लगातार काम करना ये बड़ी बात होती है। तो हम समझते हैं कि जो काम हो रहा है ये कहीं रंगमंच की दृष्टि से बिल्कुल कमतर नहीं है। ऐसे कामों की आवश्यकता है समाज में। अभी तो हमने देखा पिछले कुछ महीनों वो लोग गांव-गांव के बीच में जाके अपने काम कर रहे थे, तो उनको और बड़ा संबल मिले तो ये करना पड़ेगा कि जो बीच की एक आधार रेखा है, राजनीतिक जो विचारधारा की एक दीवार है, वो इप्टा वाले ही पहले गिराएं। हम लोग तो साथ में हैं ही, पहले से हैं, विचारधारा के ना होने के बाद भी साथ में हैं।
तो हम इसलिए साथ में हैं क्योंकि रंगमंच के थ्रू उसकी बात हो रही है, जो समाज की बुराइयां उनकी बात हो रही है, उनको दूर करने की बात हो रही है। बहुत सुंदर वक्तव्य आपका कि आपने, जिसके लिए डॉक्टर कुमारेंद्र सिंह जाने जाते हैं, कि वो सांस्कृतिकता को, वो मनुष्य की जो मूलभूत इकाई है, उनके भीतर के गुणों को, उसकी प्रवृत्ति को, उसकी प्रकृति को राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर ही स्थान देना चाहिए। और वो आपने दिया भी है अपने जीवन में, और न सिर्फ दिया है बल्कि उत्तरोत्तर उसमें बढ़ोतरी की है। जब से आपके जीवन में दुर्घटना घटी, उसके पहले एक आपका वक्त था जब आप कहते थे कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। और इसके बाद जब आपके साथ एक भौतिक दुर्घटना घटी, और उस रेल दुर्घटना के बाद आपका वो जो उक्ति है वो चेंज हो गई कि जो है पहले आसमान में सुराख करने का, जी आप ही कहिए। कभी हसरत थी आसमां पर जाने की, जी कभी हसरत थी आसमां पर जाने की, जी। अब तमन्ना है आसमां के पार जाने की। अब तमन्ना है आसमां के पार जाने की। जी, यही है डॉक्टर कुमारेंद्र सिंह सेंगर कि जो प्रखर राष्ट्रवादी चेतना से परिपूर्ण हैं, लेकिन इप्टा के रंगमंच के प्रति, इप्टा की सांस्कृतिक जो उसकी पहल है उसके प्रति भी पूर्णतः समर्पित हैं, उसको समर्थन देते हैं, और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनपद जालौन में मजबूती दे रहे हैं। तो इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं सुंदर संवाद के साथ, और इसी आशा के साथ कि आप जैसे लोग, विभिन्न विचारधाराओं के लोग इप्टा को यूं ही मजबूती देते रहेंगे ताकि एक बेहतर दुनिया के नए नए आयाम इप्टा तलाश सके। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हम आपका आभार प्रकट करते हैं।